नमस्कार। आज आपको पॉडकास्ट ये जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज टाटा म्यूचुअल फंड के सीनियर फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश पडियार जी बता रहे हैं, जिनका अनुभव पूरे इंडस्ट्री में तकरीबन 20 वर्षों से अधिक है और वो टाटा म्यूचुअल फंड के दो फंड्स जैसे कि लार्ज मिड कैप और टाटा स्मॉल कैप को मैनेज करते हैं। और टाटा स्मॉल कैप जब इन्होंने अपने हाथ में लिया था तो तकरीबन 200 करोड़ से भी कम उसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट थी, जो कि बढ़ के आज 11,500 के आसपास है। तो कैसे ये जर्नी किया और साथ ही साथ स्मॉल कैप के इर्द गिर्द जो एक कंफ्यूजन सा माहौल है, लोगों का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, आगे अब क्या होने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, बातें करेंगे चंद्र प्रकाश पडियार जी से। तो आइए बात करते हैं चंद्र प्रकाश जी से। वेलकम चंद्र प्रकाश जी, रांची में आपका आज आना हुआ और डायरेक्ट एयरपोर्ट से आप यहाँ आए हैं, उसके लिए सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much to invite me for this podcast in your office. And Ranchi is amazing city, lovely city. Weather बहुत अच्छा है. सो नाइस। सचमुच में हम लोग इस मामले में ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इतने सुंदर जगह पे हम लोग रहते हैं और आप इस तरह से इसकी तारीफ कर रहे हैं तो दिल से खुशी होती है। Thank you so much to invite me again. थैंक यू चंद्र प्रकाश जी, आपकी जर्नी के बारे में मैं जान रहा था। आपकी जर्नी तो बहुत लंबी है, पिछले तकरीबन 2 दशक से आप फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में हैं और पर्टिकुलरली टाटा में भी तकरीबन 7-8 साल हो गए आपके, एम आई राइट? 7 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सो गुड सो गुड। और आपने जो स्पेशल आपका जो फंड है जो सबका प्यारा है, अभी पूरे इंडिया उसके पीछे पगलाया हुआ है, और वो है स्मॉल कैप। और टाटा स्मॉल कैप को जब आपने अपने गोद में लिया था तो क्या साइज हुआ करती थी उसकी? हमने करीब शुरू किया था नवंबर 2018 में, जब NFO लॉन्च किया था। तो तकरीबन 189 करोड़ इकट्ठे हुए थे शुरुआत में। और आज कितनी बड़ी साइज हो चुकी है इस फंड की? आज वी हैव क्रॉस्ड 11,000 करोड़, 11,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। सो बिग, सच ए फैंटास्टिक जॉब। सचमुच में ये कमांडेबल जॉब है आपका। कैसी रही है जर्नी तकरीबन 200 करोड़ से लेके 11,500 करोड़ तक? सो आई वुड गिव द क्रेडिट टू इंडियन बिजनेसेस, राइट, स्पेशली स्मॉल कैप्स में। हाँ 60% प्लस जब हम यूनिवर्स को देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। वो ऐसा समय आया है कोविड के बाद स्पेशली, एंड इनफैक्ट 2014-15 से हमारे प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन सेइंग मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, एंड गवर्नमेंट हैज़ बीन मोटिवेटिंग इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू डू R&D एंड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कर रहे हैं। नितिन गडकरी जी जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं वो रोड को सुधार रहे हैं। और उस जर्नी में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैव डन एक्सट्रीमली वेल। देर आर, इनफैक्ट मुझे प्राइड होता है कभी कभी आजकल देखने में हमारे पोर्टफोलियो में इन टाटा स्मॉल कैप फंड कम से कम 5 या 6 ऐसी कंपनीज हैं आज की तारीख में जो दुनिया में टॉप 3 या टॉप 5 में कहलाती हैं उनके बिजनेस में, और ये स्मॉल कैप्स है। तो स्मॉल कैप्स में अपने अपने बिजनेस में दे हैव रीच्ड वेरी हाई सिग्निफिकेंट हाइट्स। और एक कंपनी तो आपके रांची में जो अपने बिजनेस में सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सो ये बड़ा गर्व की बात है कि देर आर सम बिजनेसेस, सम एंटरप्रेन्योर्स विच हैव डन वेल, विच हैव ग्रोन ओवर द लास्ट, लेट्स से जब हमने फंड लॉन्च किया था 2018 से, काफ़ी कंपनीज 5 गुना 10 गुना बड़ी हैं। और हमारे फंड ने और हमारे इन्वेस्टर्स ने भी बेनिफिट किया। तो सबसे बड़ा इसमें तो आप तारीफ़े काबिल हैं, आपकी टीम तारीफ़े काबिल है कि आप ऐसे बिजनेसेस को राइट टाइम पे पहचान लेते हैं। हाँ, यही हमारा मेन काम है। एंड फॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस, हमारी पूरी टीम ने मेहनत अच्छी करी है। राइट। एंड एज आई सेड बिजनेसेस हैव आल्सो डन वेल, सो दोनों मिल गए। एक जो कंसर्न भी साथ में आता है क्योंकि स्मॉल कैप को लेके ना पूरे इंडस्ट्री में एक विचार चल रहा है कि स्मॉल कैप बहुत महंगा हो चुका है प्योरली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसको लेके लोग बहुत ही कॉशियस अप्रोच लेने को कह रहे हैं। बहुत सारे फंड्स ने तो फिर सब्सक्रिप्शन भी लेने बंद कर दिए। आपका क्या से है इसमें, क्या थॉट? तो इसमें एक 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। इज दैट वन इज दैट यूनिवर्स बहुत बड़ा है। जैसे कि स्मॉल कैप आज की तारीख में करीब
थोड़ा अप्रोक्सीमेशन दे रहा हूँ, बट 30,000 करोड़ के नीचे वाली मार्केट कैप में जो भी इतनी भी नीचे कंपनीज आती हैं वो सब आजकल स्मॉल कैप कहलाती हैं। जी। हम लोग 4,000 करोड़ के नीचे जनरली आजकल अवॉइड करते हैं। राइट। ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, बट वी ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट आवर एक्सपोजर बिलो 4,000 करोड़ मार्केट कैप। तो 4,000 करोड़ और 30,000 करोड़ के बीच में मार्केट कैप जो है, इसमें करीब 500 से 600 कंपनीज आती हैं, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि जनरल स्टेटमेंट देना ठीक नहीं है। जब आपके पास इतना बड़ा यूनिवर्स होता है और अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं, कुछ बिजनेसेस कम ग्रो हो रहे हैं आज की तारीख में, पहले बहुत ग्रो हो रहे थे, ऑन दैट बेस अब थोड़ा ग्रोथ थोड़ा स्लो हुआ है, और कुछ बिजनेसेस हमको ऐसा लगता है अभी भी बहुत स्कोप बाकी है। तो विच मीन्स दैट वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वैल्यूएशंस यू नीड टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। आप एक जनरल व्यू लेके मान लीजिए, और लेट मी पुट इट डिफरेंटली, अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करोगे which has 250 companies in that index, शायद से उस पॉइंट पे मैं आपका ये पॉइंट अग्री करूंगा कि वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है। राइट। whereas if you look at the whole universe, if you pick and choose companies selectively, जो ग्रोथ हाई ग्रोथ वाली कंपनीज हैं, वहाँ पे हमको लगता है अभी भी स्कोप टू गेट री रेटेड फ्रॉम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अभी भी है। सो ऐसा, इनफैक्ट आई एम गिविंग अ डिफरेंट पॉइंट, आई एम सेइंग अभी भी ऐसी कंपनीज मिलती है हमको जहाँ पे हमको लगता है वैल्यूएशन सस्ता है और अगले 3-4 साल में बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस वैल्यूएशन यहाँ नहीं रहेगा बल्कि ऊपर जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट स्टॉक सिलेक्शन इज गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट इंक्रीमेंटली। वो फेज शायद से चला गया जहाँ पे आपने आंख बंद करके किसी भी कंपनी में डाला पैसा और आपने कमा लिया। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं, इज दैट इन 2008 हमारे प्रीवियस साइकिल पीक, इन माय एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2006 से 8 की जनवरी की बात कर रहे हैं, 2004 से 2008 वाज अ गोल्डन पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा किया सब, मार्केट ने बहुत बड़ा, और पिछला बुल मार्केट था, कंपनीज आल्सो डिड वेरी वेल एट दैट टाइम। But at that time, in 2008, 2008-9 financial year, corporate profit to GDP was something like 6.8%. Right. Which was our previous peak. Correct. उसके ना उससे पहले हम कभी ऊपर गए ना उसके बाद ऊपर गए हैं। True. उसके 2009 से 2020 तक हर साल जीडीपी ग्रोथ होता गया, 10 से 12% नॉमिनल टर्म में जीडीपी ग्रोथ होता गया, but corporate profit growth was only some in low single digits. True. 2, 3, 4% in that band. Very. What it means is that between 2009 and 2020-21, profit to GDP went down to 1.7%. So it was the base bottom of our cycle. बहुत सालों तक इन्वेस्टर्स ने कम रिटर्न कमाए हैं, in between 2009 and 2020. वो वनवास हमारा खत्म हुआ 2021 में. Correct. Post COVID. And companies started doing extremely well on that low base for at a stretch for the last 4 years. So 2021, 22, 23, 24 और 25, profit growth on an average was between 15 to 25% depending on कौन से businesses को हम देख रहे हैं. So हर साल बहुत ज़्यादा growth दिखा. So base effect was the most important thing to realize. So आज क्या हुआ है, जो 1.7% 2021 का था, ये 22-21 का, वो आज बढ़ के 5.3 हो गया। Right. So your base of profits is no more very small. तो जब लो बेस से 5.3 तक आए हैं, तो उसमें आपको हर कंपनी अच्छा कर रहा था। करेक्ट। तो आपको आंख बंद करके बस खाली शेयर में पैसा डालना था। हाँ, पैसे बन जाए। अच्छा कंपनी लो या खराब लो, आपको पैसा बनना जरूरी था। अब जाके we have reached that point where you have to pick and choose. This is not only true for small caps, but this is true for large cap. This is true for mid caps और small caps में तो जरूरी है ये। बिल्कुल। So in today's market, one should not generalize that small cap महंगा है या mid cap महंगा है, large cap महंगा है. हर segment में there are businesses which are going likely to grow. हमको ऐसा लगता है which can grow at 25-30% for the next 3-4 years. If you pick and choose those companies, अपॉर्चुनिटी है कमाने का। हमारे फंड में एटलीस्ट वी आर फोकसिंग, और हमको ऐसा लगता है, वी आर ऑब्वियसली बायस्ड, वी हैव बॉट सम कंपनीज, हमको ऐसा लगता है हमने अच्छी कंपनीज चूज करी है, वक्त बताएगा जी, बट वी थिंक दैट देयर आर इनफ अपॉर्चुनिटीज वेयर प्रॉफिट ग्रोथ कैन बी वेरी हाई, व्हिच टेल्स अस दैट वी स्टिल बिलीव दैट देयर इज अपॉर्चुनिटी टू
generate some returns. May not be the same return that you have made in the last 4 years. Certainly, it will be lower than last 4 years. Last 4 years, the fund has compounded at 20% plus. Up जाके it will be lower than that, but it will still be a reasonable, hopefully the reasonable performance depending on corporate earnings. Correct. Last point on this, if I have to make a general point of small cap, I can maybe say this is that, let's say between, ये मेरा observation है, वक्त बताएगा how true it is, but between 15,000 crore and 30,000 crore, which is the top 100 200 companies of small cap universe, right. I think they are very well researched. What it means is जब very well research होता है, जब बहुत अच्छा coverage होता है, सारे फंड मैनेजर देख रहे हैं, सारे लोग अच्छे से उनको कंपनीज को फोकस कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन वहाँ सस्ता बचना मुश्किल होता है. Correct. क्योंकि हर कोई अगर बिजनेस को फॉलो कर रहा है तो लॉजिकल है, आपको अज्यूम करना चाहिए कि सबको सब कुछ पता है. True. और सबने उसको फुली वैल्यू कर दिया है, बट या ओवर वैल्यू कर दिया. बट बिलो, लेट्स से below 10,000 crore, as an observation, when we go and meet companies and when we try and find ideas, हमको ऐसा लगता है कि रिसर्च कवरेज बिल्कुल कम है या है ही नहीं कहीं तो. सो ये हमारी मेहनत है. फिर हम लोग जाके थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि छोटा कंपनी ले रहे हैं फ्रॉम मार्केट कैप पर्सपेक्टिव, बट देयर इज अ सेट ऑफ कंपनीज वेयर रिसर्च कवरेज इज लो, which means that if you do the hard work, there is opportunity to make money. So there is this segment of the market, for example, in Tata Small Cap Fund today, between 4,000 crore and 15,000 crore market cap, जिस segment में हमको लगता है रिसर्च कम है, 60% of my portfolio is in that segment. Okay. So we think that we are hopefully well positioned to take advantage of this environment. Wonderful, wonderful. चंद्र प्रकाश जी, एक और बात समझ में आएगा आप ही की बातों से समझ में आई कि जो इंडेक्स स्मॉल कैप का है 250 स्टॉक्स का, और उसके बियॉन्ड भी आपके एक्सपोजर्स काफी बड़े हैं, इसका मतलब है. सो लेट मी गिव यू वन डेटा पॉइंट. हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्टिव शेयर. राइट. एक्टिव शेयर का मतलब होता है कि आपके बेंचमार्क इंडेक्स में जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स है, उसके अगेंस्ट आपके पोर्टफोलियो में कितना डेविएशन है. राइट. सो आज की तारीख में एज पर माई प्रोडक्ट टीम वो कैलकुलेट करते हैं, मैंने खुद ने नहीं किया बट मेरी प्रोडक्ट टीम ने किया है. मोर देन 90% ऑफ माई पोर्टफोलियो इज, और 90% प्लस इज एक्टिव शेयर फॉर माई फंड, which means that more than 90% of my portfolio is outside or different than the benchmark index. तो रियल सेंस में एक्टिव का भी सुपर एक्टिव फंड है फिर तो ये है. And since we run a true to label small cap fund, which means that हम लोग at the time of buying we do not buy large cap mid caps. Correct. We prefer to focus only on small cap. जब small cap ही में अच्छा लगता हो तो मैं दूसरी सेगमेंट में क्यों जाऊँ. वो सोच से हम small cap fund चला रहे हैं. And since you asked this question, हमको लगता है today since there are opportunities, we are focusing on companies where coverage is lesser, so इसलिए एक्टिव शेयर ज्यादा है. करेक्ट. मतलब इसका मतलब ये पॉइंट नहीं है कि आपको 250 के अंदर से ये स्टॉक ढूंढने, प्लेयर ढूंढने हैं, उसका कोई आपके पास बैगेज लेके आप नहीं चलते हो. आप जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जिसको पहले माइक्रो कैप कहा जाता था, अब उसमें भी काफी सारे जो स्टॉक्स हैं काफी बड़े हो चुके हैं, तो वहां से भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कहीं. जैसे आई कैन गिव यू विदाउट टेकिंग नेम्स, जैसे रांची वाली कंपनी का मैंने जिक्र किया जी. नाउ दिस इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन देयर बिजनेस. राइट. And when you talk to them, they are aspiring to not only become world number one, but they are aspiring to deliver 35% return on capital employed. Correct. If they are able to execute on their plans, I believe it will no more be a small cap. It will someday become a mid cap also. True. So that's the kind of growth that, और एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस में R&D में इतना फोकस कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स, और वो ROC एस्पिरेशन कहाँ से आता है. तो आज की तारीख में दे आर जनरेटिंग 16-18% रिटर्न कैपिटल. करेक्ट. बट फ्रॉम देयर व्हिच मीन दैट दे आर सेइंग आई विल डबल माय रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स. वो कैसे आता है? तो दे हैव कम अप विद वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जहाँ पे दुनिया भर में कम मैन्युफैक्चरर हैं. Right. And they have done R&D, they have innovated on the product profile, customers से जाके मिले हैं, मेहनत की है, नए फैक्ट्रीज लगाई हैं, और अब जाके उनको लगता है कि they can scale. So that is the kind of business that we are looking for, जहाँ पे
प्रमोटर या मैनेजमेंट टीम ने कुछ ऐसा नया किया हो जिससे स्केल अप हो सकता हो। मेरा अगला प्रश्न यही था कि आप जब मैनेज करते हैं तो एक तो साइज के हिसाब से देखते हैं, दूसरा कोई पर्टिकुलर स्टाइल को फॉलो करते हैं क्या? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सेक्टर से भी कोई लेना देना नहीं, प्योरली विल गो फॉर द बॉटम अप अप्रोच, डायरेक्ट स्टॉक्स को देखते हैं। उस तरह का कोई अप्रोच है स्मॉल कैप में, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी लेके चलते हैं? सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाटा म्यूचुअल फंड में ही हमारा जनरल फिलॉसफी इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, राइट, विच मीन दैट हम लोग ग्रोथ फोकस्ड इन्वेस्टर्स हैं। ग्रोथ तो जरूरी है, वी आर नॉट वैल्यू इन्वेस्टर। जो भी कंपनी लेंगे ग्रोथ जरूरी है, राइट, ग्रोथ इन प्रॉफिट्स, ग्रोथ इन कैश फ्लोज। एंड ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि नॉर्मल ग्रोथ, ग्रोथ तो हर कंपनी कर लेता है। करेक्ट, यू वांट ग्रोथ विच मार्केट इज इग्नोरिंग, करेक्ट, विच मीन दैट कोई कंपनी में अगर आज 100 रुपया कोई प्रॉफिट करता है और अगर मार्केट सोचता है कि ये 150 रुपया कर लेगा 2 साल में, तो ग्रोथ तो उसमें भी है। बट वो 150 के बदले अगर 300 कर सकता हो, हम लोग वो ढूंढ रहे हैं जहाँ पे कंपनीज कैन सरप्राइज द मार्केट पॉजिटिवली इन अ बिग वे। सो पॉजिटिव सरप्राइज से जो आपका वैल्यूएशन री रेटिंग होता है, उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी हो सकते हो, आपको शॉर्ट टर्म लेना नहीं पड़ता है। आप वैसे जब आप ले रहे होते हो, मार्केट को लगता है कि ये कंपनी उतना ही कर पाएगा, तो मार्केट उस कंपनी को इतना प्रेफर नहीं करता है, तो आपको आपके भाव पे शेयर मिलता है। एंड अगर वो कंपनी डिलीवर करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वन यू कैन टेक लॉन्ग टर्म बेट्स, एंड टू जब वो डिलीवर करता है तो यू गेट रिवॉर्ड फॉर योर पेशेंस। सो दैट इज व्हाट वी लुक फॉर, दिस इज व्हाट वी लुक फॉर इन अ बिजनेस। टू आंसर योर क्वेश्चन, वी आर कंप्लीटली बॉटम्स अप, राइट, टोटली कंपनी स्पेसिफिक, लुकिंग फॉर ग्रोथ, लुकिंग फॉर कैश फ्लो ग्रोथ। एक और चीज हमने सीखा है, एटलीस्ट इन माय 24 इयर्स करियर, इज दैट कम डेट होना चाहिए, राइट, बैलेंस शीट में लेवरेज नहीं चाहिए। क्योंकि लेवरेज आने से एक प्रॉब्लम होता है, एक तो बिजनेस को थोड़ा तकलीफ होता है ग्रो करने में, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई हैव लर्न वन थिंग इन माय करियर इज दैट जहाँ लेवरेज आ जाता है, ज़्यादा लेवरेज, मैनेजमेंट्स एंड promoters they start cutting corners. ओके, मजबूरी में आदमी कुछ भी करना कर सकता पड़ता है, which is never good for investors. So we prefer for cash flow growth. Cash flow जरूरी है। So आज की तारीख में, for example, in my portfolio, a very large part, 70% plus of my portfolio is zero debt. डेट ही नहीं है, और जिसमें थोड़ा बहुत डेट है भी, वो अगले 2 साल में डेट फ्री हो सकते हो, वैसे कंपनीज वी हैव टेकन। प्रेफर करते हैं। सो ग्रोथ इफ यू कैन फंड ऑन योर ओन, दैट इज व्हाट वी प्रेफर। तो मैं जो समझ रहा हूँ कि फंडामेंटली आप देखते हैं कि ग्रोथ एट रिजनेबल प्राइस मिले और साथ ही साथ डेट फ्री कंपनी हो तो बेटर करें। मुझे एक और प्रश्न था स्मॉल कैप को लेके, अगर मान लीजिए आज के डेट में कोई इन्वेस्टर हुआ ऐसा जिसको स्मॉल की तरफ जाने की इच्छा हो, एसेट एलोकेशन का पैटर्न इस तरह की बनाया कि वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो आप कैसे उसको गाइड करेंगे या सजेस्ट करेंगे कि उसको जाना चाहिए? तो पहला तो मैं कहूँगा कि रिटर्न एक्सपेक्टेशन को नॉर्मलाइज करें। राइट, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ, इन्वेस्टर्स से मिलता हूँ, या मेरे पार्टनर्स आपके थ्रू इन्वेस्टर्स से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सोच रहे हैं इन्वेस्टर। एटलीस्ट मेरा ऐसा सोचना है, और आप सही बता पाएंगे, इज दैट इन्वेस्टर्स हैव गॉटन यूज्ड टू मेकिंग हाई रिटर्न्स। पिछले 4-5 साल का रिटर्न जो बना है, उसको लोगों ने या इन्वेस्टर्स ने सोचा है कि यही चलता रहेगा। हाँ, वो बेंचमार्क बना लोगे तो फिर गड़बड़ है। तो वो, जबकि मैं इसीलिए आपको वो हिस्ट्री बताया था कि 2008 से 2020 तक क्योंकि कम रिटर्न बना था, तो 20 से 24 तक हमारा ज़्यादा रिटर्न बन गया। करेक्ट, बट आप अगर 10 साल और 20 साल का एवरेज देखोगे तो 13%, 12-13% CAGR रिटर्न है इन निफ्टी, इवन इन मिड कैप, स्मॉल कैप। वेरी ट्रू। सो वही नॉर्मलाइज रिटर्न होता है। 20-25% नॉर्मलाइज नहीं होता है। हमारा इकोनॉमी अगर 10% से ग्रो कर रहा है नॉमिनल टर्म्स में, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपका रिटर्न ज़्यादा होगा। करेक्ट, बट इफ योर, विच मीन्स दैट फर्स्ट थिंग इज दैट इफ योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन इज नॉर्मलाइज, then I would say that small cap is a good segment to invest. Secondly, एक समय था between 2000, जब हमने फंड लॉन्च किया था 2018 में, राइट अप टू 2023, हम जहाँ पे भी ट्रैवल करते थे, हम एडवाइस करते थे इन्वेस्टर्स को कि यू कैन एलोकेट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ योर कैपिटल इन स्मॉल कैप्स। राइट, अब हम वो उसको थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हैं। अब हमारा मानना है कि बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए स्मॉल कैप्स में, कम ज़रूर आपको सिमिलर रिटर्न। सी देयर इज अ रीज़न, 2018 से 2023-24 तक
हमको लगता था कि स्मॉल कैप्स कैन गिव हाई रिटर्न्स रिलेटिव टू लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स। आज की तारीख में large caps and small caps will probably give similar returns. Going Mid-caps, forward, you are talking. going forward. In the Right. next 2-3 years, हाँ, uh, mid-caps, they are relatively more expensive, so maybe they'll be slightly lower. right. So, which is why I'm saying that अगर आपको allocate करना है, so since there is one more segment of the market which is large caps, which can probably give similar returns to small caps, तो आपको सारा पैसा या बहुत ज़्यादा पैसा स्मॉल एंड रिस्क प्रोफाइल लार्ज कैप में जनरली कम होता है. Very correct. So you should have more allocation to, let's say, a diversified fund, like a flexi cap or a large and mid cap or a multi cap or balance advantage, multi asset. ये सारे कैटेगरीज में ज़्यादा पैसा होना चाहिए आज की तारीख में. बट स्मॉल कैप में, जैसे आपका सवाल था, किसी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में अगर लॉन्ग टर्म के लिए डाल सकते हो, आज डालें और SIP STP करते रहें, 5-10 साल का व्यू हो विद अ नॉर्मलाइज रिटर्न एक्सपेक्टेशन, तो स्मॉल कैप में थोड़ा एलोकेशन होना चाहिए. Right. Because if हमको ऐसा एटलीस्ट दिखता है, there is a decent part of the small cap universe जहाँ पे अभी भी profit growth, for example, I did tell you that we have reached 5.3% of GDP as profit. True. Last peak was 6.8. उस पीरियड 2008 से आज के पीरियड में प्रॉफिट मार्जिन फॉर कॉर्पोरेट इंडिया इज हायर बाय 400 बेसिस पॉइंट. तो एक तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है, प्लस देयर आर सो मेनी न्यू कंपनी विच हैव गॉट लिस्टेड. करेक्ट. So universe बढ़ा हुआ, तो उसमें तो which means that 6.8 may not be this time's peak. This time we will cross 6.8. We will probably be 8, 9, 10. Should. Time will tell. Should Yes. be. So which means that अभी पिक्चर खत्म नहीं हुआ है, 5.3 हुआ है. So your journey of profit growth is going to be there for a fairly decent point in time in future. So return तो बनेगा. It's just that which means that you have to pick and choose companies today. And if we have done a good job in identifying good companies, we think we can generate a reasonable performance increment also. So SIP, STP is the right way to do it. Lump sum may not be the right thing because फिलहाल आप लोग जैसे तो अब तो लंप सम ले भी ले रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम. टाटा स्मॉल कैप फंड में तो हमने 2023 में लमसम लेना बंद कर दिया था. वो कारण ही उसका ये था कि हमको लगा था कि इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस आर रनिंग बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. प्रीवियस रिटर्न देख के अगर आप आ रहे हो तो फिर इट्स बेटर नॉट टू कम. करेक्ट. तो हम चाह भी रहे थे कि एक सिग्नल दें सबको कि उतना ज़्यादा मत सोचिए. राइट. बट 2 साल से जब हम देख रहे हैं, आई थिंक इन्वेस्टर्स आर मोर रैशनल नाउ. देयर एक्सपेक्टेशंस हैव सर्टेनली बिकम, आपके जैसे एडवाइजर्स ने इन्वेस्टर्स को सही गाइड किया है. एंड उसमें हमको लगता है कि नाउ देन एक्सपेक्टेशंस आर नॉर्मलाइज्ड. One can invest some allocation to small caps for sure. And that too SIP STP route. That too SIP STP is a preferable. Correct. मैं एक और जानकारी चाहूँगा, क्योंकि आप एक बड़ी टीम को हैंडल करते हैं, तो रिसर्च में इन पर्टिकुलरली जो AI की बोलबाला पूरी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, तो उसको कितना आप लोग यूटिलाइज कर पा रहे हैं, और गोइंग फॉरवर्ड क्या दिख रहा है कि AI का रोल कितना बड़ा होने वाला है? ऐसा तो नहीं है कि सबकी जॉब ही चली जाएगी. So I would say that हम लोग अभी शुरुआत है. Let me put it this way that हम भी कोशिश कर रहे हैं. हमारी टीम भी आजकल रेगुलरली AI प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने की कोशिश कर रही है. वी आर इनफैक्ट हमको कभी कभी लगता है कि सम रिपोर्ट्स जो हम पहले बना सकते थे, उससे बेटर रिपोर्ट कोई AI प्लेटफॉर्म हमको दे देता है आजकल. बहुत फास्ट. वेरी करेक्ट. 2 मिनट नहीं लगता है. तो कुछ हद तक AI हमको हेल्प कर रहा है. बट एक चीज़ है कि मैं द रीज़न व्हाई आई सेड दैट अर्ली स्टेज है इज दैट अभी हम जब कोई मान लो AI की कोई रिपोर्ट आती है तो हम उसको डबल ट्रिपल बार चेक करते हैं. करेक्ट. सो विच मीन्स दैट अभी भी हमको वो 100% भरोसा नहीं है कि जो आउटपुट आया है वो 100% सही है कि नहीं. सो दैट ट्रस्ट फैक्टर इज प्रॉब्ली मिसिंग राइट नाउ, क्योंकि अर्ली डेज है, अभी हम सीख रहे हैं, हम इस जानने की कोशिश कर रहे हैं. और वो भी सीख ही रहा है. वो भी सीख रहा है. So there will probably come a time where we will have more confidence on the AI platform, and we'll probably use them more. But having said this, ultimately we are a $4 trillion economy. Correct. Market cap of $4.5-5 trillion, or maybe $5.5 trillion. ये $4 trillion
$10 ट्रिलियन होगा कभी, मार्केट कैप 5 के बदले $10 ट्रिलियन होगा कभी, which mean that we will hopefully manage more money. Right, very correct. If you increase the amount of capital that we manage, number of people घटने के बजाय शायद से बढ़ना ही पड़ेगा. Very correct, very कम लोगों में इतना नहीं बैंडविड्थ का, जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप का मैं बता रहा था आपको, वो 15 से 30 हज़ार करोड़ सब रिसर्च कर लेते हैं. उसके नीचे जो रिसर्च का काम है उसके लिए लोग चाहिए. और इट इज नॉट ओनली अबाउट योर रिपोर्ट जो एआई प्लेटफॉर्म ने आपको दे दिया. हमारा मेन काम तो आदमी को पढ़ना है. बियॉन्ड दैट मैनेजमेंट के सामने बैठ के वो क्या बोल रहा है, उनके हाथ कैसे हिल रहे हैं, उनका इमोशन क्या है, दोज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. करेक्ट. उससे वी कैन टेक अ कॉल कि ये सही लोग हैं कि नहीं. तो बेटिंग ऑन द राइट पीपल वो आदमी का काम है. वो मोर देन 50% काम तो वही है. इंटेंशंस मैनेजमेंट के कैसे हैं वो देखना. So AI will probably help us in the background work, right, which is the basic work. Data provide करना. But intellect जो चाहिए वो जो कॉल लेने का काम है वो शायद से हटाना मुश्किल है. Very correct. अभी बिना ट्रम्प टेंट्रम की तो बात पूरी हो नहीं सकती है. तो पूरी दुनिया में और भारत को तो काफी ज्यादा एक झटका दिखने मिला कि आउटफ्लो के एंगल से मैं देखूं जिस तरह से एफपीआई के आउटफ्लो हुए हैं रिसेंट टाइम्स में. तो ट्रम्प का जो पूरा टैरिफ का जो कहानी चल रहा है अभी, तो क्या उसका इम्पैक्ट ओवर हो गया अभी मान रहे हैं आप लोग, क्योंकि और कुछ होना बाकी है? सो अभी तक तो इम्पैक्ट आया नहीं. फॉर एग्जांपल यूएस ने 50% टैरिफ लगाया है इंडियन गुड्स पे. उसमें कुछ सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल्स, गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, फुटवेयर, मे बी सम एक्सटेंट केमिकल. करेक्ट. ये सारे सेगमेंट्स को थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा है. थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट. और ये ज़्यादा लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज भी हैं. एंड आज का सिनेरियो ऐसा है बिकॉज ऑफ एवरी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट हमको ऐसा दिखता है, एवरी कॉर्पोरेट, एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर, इवन पब्लिक सेक्टर, व्हेन वी गो एंड मीट देम, एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिकम मोर एंड मोर एफिशिएंट. प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश में है. उसका मतलब ये है कि net new recruitment growth is slower. So which means that नौकरी की कमी थोड़ी कम है. और नए नौकरी निकलना थोड़ा कम हुआ है. स्पेशली बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंस में, आईटी सेक्टर. सो एक तरफ फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्रिएशन थोड़ा स्लो है. ऑन द अदर हैंड अगर ये दूसरा सेगमेंट मैन्युफैक्चरिंग साइड में, वो भी ये स्पेसिफिक जहाँ लेबर ओरिएंटेशन ज़्यादा है, उसमें अगर ये हेडविंड्स आते हैं तो थोड़ा स्लो डाउन इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, आना चाहिए. हैविंग सेड दिस, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन 15th August announced that he is pushing for GST rate cuts. Right. 3rd and 4th of September, कल परसों GST Council is meeting. Government is saving almost like $15 to $17 billion on GST compensation cess जो स्टेट को जाता था, which from media reports we understand that वो शायद से consumers को pass on होगा in terms of GST rate cut. Right. So stimulus भी आ रहा है. So there is a consumption booster that is coming for the economy. साथ ही साथ ये headwinds है. So I would say that both will balance out somewhere. बस ये देखना ये है कि हमारा काम ये है कि हमारे पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है. हम लोग आजकल वैसा देखते हैं कि कितने what part of my portfolio can get negatively impacted through this if US government tariffs remain and this remains for a longer period of time. Correct. Fortunately, we were focused very much on domestic businesses. हमारा फोकस उतना एक्सपोर्ट फोकस था ही नहीं पिछले 3-4 साल से भी, क्योंकि हमको इंडिया में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रहा था. सो एज ऑफ टुडे आई थिंक difficult to give you exact number, but it is certainly less than 15-20% of my portfolio as a, and if any material export, if at all there is any. So 80% plus of our portfolio has actually zero exports or very very low exports. It is purely domestic oriented, and companies ने अपना कुछ ऐसा किया है जो which will help them grow. So looks like that we are in safe that way cushioned, but indirect impact can come. That's right. So I will wait to give a verdict maybe for 6 more months. एक चीज ये होता है कि for example garments. When I
we have one exposure in a garment company also, second largest in India, garmenting exports, largely to the US. And when I was meeting the promoters and the CEO as well, right. उनका ऐसा मानना है कि फॉर एग्जांपल इंडिया से $5 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है गारमेंट्स का साल में टू द यूएस, गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल्स पुट टुगेदर, एंड इतना इमीडिएटली कोई कस्टमर शिफ्ट नहीं कर सकता है। $5 बिलियन का मतलब इंडिया में हो सकता है करीब 1.5-2 लाख लोग लेडीज काम गारमेंट बना रही होंगी इस साल में। कोई दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना इमीडिएटली इसको वक्त लगता है। उस बीच में ये what these companies are doing is they are going, for example, India signed a UK FTA. Correct. So we have a level playing field compared to Bangladesh or Vietnam to the United Kingdom. So they are trying to go to UK now. Earlier they used to go to the US. Similarly, government Europe के साथ FTA की बात कर रही है. So there is a way out. It may be a short-term negative impact if at all there is. जेम्स एंड ज्वेलरी को ज़्यादा इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, प्रीमियम आइटम होने के उसमें डिस्क्रिशनरी आइटम है, लोग नहीं भी खरीदेंगे तो चलेगा। उसमें आजकल लैब्रो डायमंड भी आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट ऐसे भी था। तो वहाँ के इंडस्ट्री को शायद से इम्पैक्ट परमानेंट हो सकता है, बट टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स प्रॉब्ली दे विल होपफुली बी एबल टू टेक केयर ऑफ। चंद्रप्रकाश जी, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका जो वास्ट एक्सपीरियंस है हर चीज़ों को देखते हुए, और जो फंड का साइज भी आप मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक लार्ज मिड कैप भी आप मैनेज करते हैं, यानी कि आप तीनों डोमेन में आपकी प्रेजेंस है, करेक्ट। तो ये टोटल एक्सपीरियंस के चलते आपका जो अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे हैं, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग एनी डॉट्स या कुछ भी ऐसा जो शेयर करना चाहेंगे हम और हमारे दर्शकों के साथ? वेल, द फर्स्ट थिंग जो हम रेगुलर आजकल बोलते हैं इज दैट रिटर्न एक्सपेक्टेशन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। करेक्ट। ग्रीड एंड फियर जिसको कहते हैं आजकल, नॉर्मलाइज का मतलब आप कह रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी प्लस सर्टेन, नॉमिनल जीडीपी प्लस अ फ्यू परसेंटेज पॉइंट है, राइट, is the right number to consider for India, for your, and its compounding makes huge difference. True. Rule of 72 अगर आप अपनाएं, correct, so even a 10% return annualized, your money doubles in 7 years. So it's a good number to look at. So I think that's the first advice that I would share, is that which I do it for my own personal wealth, is that I consider that as my return base. And the second thing is equity investing is about patience. Is that आपको डाल के भूलना होता है, उतना ही डालिए जितना आप भूल सकें, और एक बार डाला तो फिर डालते रहिए रेगुलरली, एंड you have to take a bet on India as a story. Is that can this $4 trillion economy become a $10 trillion economy in the next 10 years or whatever that period is? Correct. And if the answer is yes in your mind, then फिर वो सोचना नहीं है, फिर वो पैसा डालना ही है, and it will grow in your wealth for a long period of time. थैंक यू चंद्रप्रकाश जी, आपसे बात करके, आपसे मिलकर सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे और आपसे जानकारी नई नई लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप टाटा म्यूचुअल फंड जैसे किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो काइंडली आप उसका ड्यू डिलिजेंस अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि ये जानकारियाँ एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। आपके पोर्टफोलियो आपके रिक्वायरमेंट में कहाँ तक सुटेबल है, ये खुद आपको जानकारी हासिल करनी होगी, या फिर किसी प्रोफेशनल के साथ आप जुड़ के वहाँ से समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट का मन बनाना है तो बनाइए। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.